Hi everyone, so in this video we will see chapter number 3 एक आशीर्वाद आपकी क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी मल्हार का। ठीक है, दो चैप्टर्स हम देख चुके हैं, उसके जो एक्सरसाइज वगैरह है वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट अस जस्ट सी दिस पोएम। एक पोएम दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे और एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स की, यहाँ आप रिव्यू देख सकते हैं हिंदी नोट्स के इस तरीके से। इसमें बुक की जो एक्सरसाइज है वो भी इंक्लूड होगी, चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होंगे, चाहे वो कहानी हो या पोएम के जो पैराग्राफ्स होते हैं उसका प्रसंग सहित व्याख्या। बुक में जो टॉपिक्स दिए गए हैं व्याकरण के, व्याकरण वाले सेक्शन के नोट्स होंगे, साथ ही साथ बुक की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हर सेक्शन के उस तरीके से दिए होंगे। तो नोट्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी आप कर सकते हैं। चलिए पोएम को रीड करते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसे मुस्कुराएं, आगे देखते हैं, छोटी सी पोयम है। हंसे मुस्कुराएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। दुष्यंत कुमार जी द्वारा ये पोयम लिखी गई है। इसका मीनिंग क्या है तो पैराग्राफ वाइज पहले हम पोयम की प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, अगर आप लोग नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, सारी चीजें सेम ही हैं, बट एक्स्ट्रा जो नोट्स वगैरह हैं चैप्टर के वो इसमें नहीं है, मैं यहाँ से नहीं करा रही हूँ, है ना। चलिए देख लेते हैं। सो जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इतने का पहले इस पोर्शन का हम देखते हैं। इसका प्रसंग है कि इस पद्यांश में कवि बच्चे को प्रेरित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो कहते हैं कि आपका भविष्य जो है वो बड़ा हो। ठीक है, स्वप्न बड़े हों मतलब कि आगे जो भी आप सोच रहे हो वो सारी चीजें अच्छी हो आपकी लाइफ में। तो इस पद्यांश में व्याख्या हम देख रहे हैं कि कवि बच्चे से कहते हैं कि वे आगे बढ़े, आगे चलो मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ो और उसके सपने बड़े और ऊंचे हों। जब हम सपने बड़े देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा कर पाएंगे। जो सपने ही नहीं देखेगा वो उसे पूरा कैसे कर पाएगा। वह केवल कल्पनाओं या भावनाओं में ही ना रहे, मतलब कि सिर्फ एक ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सोचना नहीं, कल्पना मतलब इमेजिनेशन खाली नहीं हो, भावना यानी इमोशनल होके सिर्फ नहीं रहना है, बल्कि जो रियलिटी है वास्तविक जीवन में उतरकर, मतलब वास्तविक जीवन में जीकर अपने सपनों को पूरा करना सीखे। कवि चाहता है कि बच्चा अपने विचारों को कर्म में बदलकर सफलता प्राप्त करे। ओके, मतलब कि जो उसके विचार है उसको वो कर्म में, जो सोचा है सिर्फ सोच में ना हो बल्कि उसको एक्शन में भी लाए और काम के थ्रू पूरा करे। ठीक है, भावार्थ लिखने को आ जाता है। तो इस पद्यांश का भाव यह है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। केवल सोचने से कुछ नहीं होता बल्कि धरातल पर आकर प्रयास करना चाहिए। धरातल यानी रियलिटी में आपको प्रयास यानी कोशिश करनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ से जो आ सकते हैं आपको, उसके मीनिंग मैंने यहाँ दे दिए हैं। स्वप्न यानी सपना, भावना यानी विचार या कल्पना, गोद यानी संरक्षण, आश्रय कि हम अपनी उसमें ले रहे हैं, मतलब कि रक्षा में ले रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी यानी धरती, चलना यानी आगे बढ़ना या कार्य करना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए। अब आगे देखते हैं इसका प्रसंग क्या है। सो इस पद्यांश में कवि जो है वो जीवन में खुशी, सरलता यानी जो सिंप्लिसिटी होती है और भावनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व को बताते हैं। अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, बताना, जो भी आप फील कर रहे हो, चाहे वो खुशियां हो, चाहे सिंप्लिसिटी हो या फिर इमोशन हो, वो सब आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं उसके इंपॉर्टेंस को कवि ने यहाँ पर बताया है। व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मनुष्य को उन बातों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जो बहुत कठिन या असंभव है, जैसे चांद तारों को पाना। इसके बजाय उसे जीवन में हंसना, मुस्कुराना और खुशी से जीना सीखना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें, मुझे चांद, मेरे हाथ में चांद नहीं आ रहा या मैं चांद को नहीं छू पा रहा, तो इस तरीके के जो कठिन है या असंभव चीज है उसको सोचकर आपको दुखी नहीं होना है,
बल्कि जीवन में हंसना है, मुस्कुराना है और खुशी से जीना सीखना है। कवि यह भी कहते हैं कि उनकी जो भी भावनाएं हैं बच्चों की, वो स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना जीवन को आनंदमय बनाता है। कि किस तरीके से आप स्वाभाविक मतलब नेचुरली कैसे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, वही लाइफ को खुशी से भर देता है। इसका भावार्थ क्या है? इस पद्यांश का भाव यह है कि हमें असंभव चीजों के पीछे दुखी होने की बजाय जीवन को खुशी और सरलता के साथ जीना चाहिए। हंसी, मुस्कान और आनंद जीवन को सुंदर बनाते हैं। कुछ यहाँ मैंने शब्दार्थ दे दिए हैं। अप्राप्य मतलब जिसे प्राप्त करना कठिन हो, रूठना, नाराज होना, मचलना, जिद करना, यहाँ आएगा बिंदी, भाव व्यक्त करना, मुस्कुराना यानी हल्की हंसी करना, गाना यानी गीत गाना। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हर दीप की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों। मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस और अनुभव यानी कि जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उसको सीखने की प्रेरणा दी गई है कि कैसे आप इंडिपेंडेंट हों, कैसे आप एक्सपीरियंस से सीखें और सीख सीख कर आगे लाइफ में बढ़ें। व्याख्या है कि यहाँ कवि कहते हैं कि व्यक्ति को हर चमकती चीज की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। हमें बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसा देखने में लगता है कि कितना अच्छा होगा। सीखने की प्रक्रिया में कभी कभी गलतियां भी होती हैं। हर जो चीज आपको सही लग रही है कि जरूरी नहीं है वो सही हो, लेकिन आप इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में बहुत कुछ गलतियां करने के बावजूद भी सीखते हैं। और ये सब कष्ट या अनुभव से ये सीख मिलती है। कष्ट यानी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, कठिनाइयां आएंगी, एक्सपीरियंस होगा, तब जाके आप सीखेंगे। उंगली जलाने का मतलब है कि अनुभव प्राप्त करना, कि ये काम किया, हो सकता है ये वर्क ना कर रहा हो, या फिर जैसे कि फिर आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो गलत था, मैं अब इस तरीके से करता हूँ, फिर ये तरीका भी गलत निकल गया, फिर इस तरीके से करता हूँ तो ये हो सकता है सही निकले। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद, बहुत सारी प्रोसेस के बाद आपको जो सक्सेस है वो हासिल होती है। इन अनुभव से व्यक्ति मजबूत बनता है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, अर्थात आत्मनिर्भर बन जाता है। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस पद्यांश का भाव यह है कि जीवन में अनुभव और गलतियों से सीखकर हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कठिनाइयां, अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है तो वो हमें मजबूत बनाती हैं, मतलब मजबूत बनते हैं हम, लाइफ में स्ट्रगल को झेलने के लिए तैयार होते हैं और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा भी मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड्स देख लेते हैं। दीप यानी दीपक या दिया, ललचाना आकर्षित होना, उंगली जलाना मतलब अनुभव प्राप्त करना कष्ट के माध्यम से, अपने पांव पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, तो ये हमने व्याख्या वगैरह देख ली। अब यहाँ पर जा तेरे स्वप्न बड़े हूं, मतलब ये हम पहले वाले इस यहाँ पर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो सेम ही रहेगा। ओके, अब दुष्यंत कुमार जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जीवन काल 1933 से लेकर 1975 तक था। ये हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। जीवंत यानी लाइवली, उन्होंने जो लैंग्वेज वगैरह है उनकी बहुत अच्छी है, विविधतापूर्ण है, मतलब जो भी उनकी रचनाएं हैं वो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तरीके के टॉपिक्स पे उन्होंने नहीं लिखा है। साये में धूप, ये जो पोयम है, ये जो रचना है, इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित की जाती है। इनके 4 पार्ट्स हैं, जो भी इन्होंने रचना की है वो सारी 4 पार्ट्स में पब्लिश्ड हो रखे हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अब जो नोट्स वगैरह हैं उसमें आगे आपको यहाँ पे और भी डिटेल में, जैसे कविता का समग्र भाव, पूरी कविता का भाव लिखने को आ जाए, ये मैंने पैसेज वाइज तो बता ही दिया। फिर कविता से मिलने वाली सीख क्या है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके नोट्स में कवर है। अब हम पार्ट से देख लेते हैं। मेरी समझ में निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा स्टार बनाना है। और क्यों आपने उत्तर चुना, एक से अधिक भी इसके आंसर हो सकते हैं। और इसी का सेकंड वाला जो पार्ट है वो ये है कि आपको ये भी डिस्कस करना है कि आपने जो भी आंसर चुना वो क्यों चुना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला है, कविता में किसे संबोधित किया जा रहा है, युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को या श्रमिकों को? तो बच्चों को किया जा रहा है। तेरे स्वप्न बड़े हों, इसमें स्वप्न से क्या आशय है? कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, तो बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। देन उंगली जलाए, इसमें ये उंगली जलाने का भाव क्या है? तो ये वैसे इनके आंसर्स मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, तो वहां से देख लेते ताकि हमारा टाइम कम लगे।
चलिए देखते हैं। तेरे स्वप्न बड़े हों, ये वाला मैंने आपको बता दिया। आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, ये दोनों इसके सही आंसर है। उंगलियां जलाएं, इसमें चुनौतियों को स्वीकार करना और कष्टों से नहीं घबराना। मैंने कारण भी दे दिए। इसका अर्थ है कि हमें कठिनाइयों का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। अपने पांव पर खड़े हो, पंक्तियों से क्या आशय है? तो आत्मनिर्भर होना और कठिनाइयों का सामना करना। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को खुद पर निर्भर बनना चाहिए और जीवन में समस्याओं से खुद लड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, आपने ये उत्तर क्यों चुने? तो ये जो भी हमने आंसर चुने हैं, क्योंकि ये कविता के भाव और संदेश से मेल खाते हैं। कविता में आत्मनिर्भरता, मेहनत, बड़े सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है। अब यहाँ नेक्स्ट है, मिलकर मिलान करें। तो कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ फर्स्ट कॉलम में दी गई हैं और उनके भाव यहाँ सेकंड में दिए गए हैं। तो इनका सही भावों से आपको मिलान करना है। जैसे, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इसका मतलब क्या है कि भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करें, ये वाला। देन, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। तो इसका मतलब है कि विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना, कि अलग अलग जो ज्ञान है, अलग अलग जो नॉलेज है, उसे पाने की कोशिश करते रहना, एक अंदर से लालसा होना। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इसका मतलब है असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना चाहिए। देन, हंसे मुस्कुराएं गाएं, मतलब सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बनाए रखें। ओके, नाउ पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इस पर विचार करना है। इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया वो बताना है और डिस्कस भी करना है। जैसे, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में बड़े सपने देखने चाहिए, उसे ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। फिर है, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कल्पनाओं में रहने के बजाय, मतलब सपनों में नहीं जीना चाहिए, वास्तविक जीवन को समझना चाहिए। उसे जल्दी जिम्मेदार बनकर जीवन की सच्चाइयों का सामना करना सीखना चाहिए। फिर है, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना। तो इसका मतलब है कि कठिन और असंभव लगने वाले लक्ष्यों को पाने के लिए जिद और प्रयास करना चाहिए, उसे लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुमान और कल्पना से। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है, इनको मिलकर चर्चा करनी और आंसर लिखने हैं। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? सबका आंसर अलग अलग होगा। देन, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। इन पंक्तियों में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ साथ क्या होना आवश्यक है और क्यों? जैसे योजना, प्रयास, ये संकेत दिए हुए हैं, आपको हिंट्स दिए हैं। कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों देंगे? तो इनके आंसर आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैंने यहाँ पर दिए हैं अपने हिसाब से, तो आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे, बड़े सपने क्या होते हैं? तो मेरे अनुसार बड़े सपने वे होते हैं जिनसे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी प्राप्त किया जा सके, जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक या शिक्षक बनना। ऐसे सपने व्यक्ति को मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बड़े सपनों से जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है और सफलता की दिशा मिलती है। फिर जो हर दिए की रोशनी उंगलियां जलाए वाला जो था, इसमें लक्ष्य को पूरा करने की ललक की बात की गई। तो क्या क्या होना चाहिए ललक के साथ साथ? तो मेहनत, धैर्य और सही योजना भी आवश्यक होती है। केवल इच्छा रखने से लक्ष्य पूर्ति नहीं होता, बल्कि लगातार प्रयास करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी होता है। इन गुणों के बिना सपनों को पूरा करना संभव नहीं होता। ओके, यह संभव होता है। देन नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है, तो आप उससे क्या बातचीत करेंगे? यदि मेरा सपना मेरा मित्र होता तो मैं उससे कहता कि वह हमेशा मुझे प्रेरित करता रहे। मैं उससे पूछता कि उसे पाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैं उसे यह भी कहता कि वह मुझे कठिन समय में हिम्मत देता रहे ताकि मैं हार ना मानूं। यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो क्या देंगे? तो मैं अपने छोटे भाई या किसी बच्चे को आशीर्वाद दूंगा कि वह जीवन में बड़े सपने देखें, दूंगा या दूंगी लिखेंगे, और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। मैं उसे खुश, स्वस्थ और सफल रहने की शुभकामनाएं दूंगा। ऐसा आशीर्वाद उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है।
कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते मुस्कुराते गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में स्पष्ट चर्चा कीजिए। तो जैसे कि इसमें क्या है, भाषा जो है, कविता में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण मतलब कि सपने जो है वो मनुष्य की तरह दिखाए गए हैं, सपनों को ह्यूमन से कंपेयर किया गया है ना। भाषा इसकी सरल है, स्पष्ट है, प्रभावशाली है। क्रियाओं की श्रृंखला जैसे हंसना, मुस्कुराना, गाना, ये कविता को जीवंत बनाती है। कविता में प्रेरणात्मक भाव है जो बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। इसमें लयात्मकता और भावनात्मकता का सुंदर समावेश है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन। सृजन मतलब क्या होता है? शुरुआत। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है, स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना, और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। जैसे बादल को घिरते देखा है, गरजते देखा है। देखो बादल यहाँ पर एक संज्ञा है, बादल ही घिर रहा है, बादल ही गरज रहे हैं, बादल ही बरस रहे हैं, है ना। तो इसको आप आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं या अपनी कविता कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ किया है, फूल। फूल क्या हो गया? संज्ञा हो गया। फूल खिलते देखा है, फूल महकते देखा है, फूल झूमते देखा है, फूल हवा में लहराते देखा है, फूलों को मधुमक्खियों को आकर्षित करते देखा है, फूल मुरझाते देखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से आप अलग लिखिएगा। कविता का शीर्षक, ये क्या होता है? शीर्षक यानी टाइटल। इस कविता का शीर्षक है एक आशीर्वाद। कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये जो टाइटल है एक आशीर्वाद, ये तो कविता में कहीं आया ही नहीं है। यदि इस कविता की किसी भी पंक्ति का या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं मैंने क्या बताया है। यदि मुझे कविता के लिए नया शीर्षक चुनना हो तो तेरे स्वप्न बड़े हो, ये लाइन है ना पोयम में, इसे चुनूंगा या चुनूंगी। यह पंक्ति पूरी कविता का मुख्य भाव व्यक्त करती है। इसमें बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी गई है, इसीलिए यह शीर्षक सबसे उपयुक्त रहेगा। ठीक है, या लगता है। देन भाषा की बात। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े हुए शब्द अपने समूह में लिखना है और चर्चा करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, स्वप्न से सपना, कल्पना, इच्छा, लक्ष्य, आकांक्षा, आशा, लक्ष्य, सोच, ऐसे और भी आप लिख। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ ना देते हो, जिनका जो मीनिंग है वो सेम ना हो। जैसे पृथ्वी, धरा, वसुधा, अवनी, ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची है, सुता नहीं है। चांद, तारे, रोशनी, स्वप्न और दिया, इनमें से कौन सा अलग है तो उनको आपको सर्कल करना है। जैसे चांद मधुकर नहीं है, मधुकर नहीं है। फिर तारे, सोम नहीं है, सोम चांद को कहा जाता है। फिर रोशनी, लालिमा नहीं है। प्रकाश है, उजाला है, आलोक है। फिर स्वप्न, यथार्थ नहीं है। यथार्थ मतलब रियल, स्वप्न कैसे हो सकता है वो। और दिया, दिया यानी कि जो ज्योति हम जलाते हैं ना वो। तो दीन, दीन मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग नहीं। नाउ आना जाना, देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए आते हैं, जाते हैं। आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाइए, दो ग्रुप बनाना है, एक का नाम आना, दूसरे का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लिखिए। तो चलिए देखते हैं कैसे वाक्य बनेंगे। वह रोज समय पर स्कूल आता है। मेरी दोस्त कल मेरे घर आई, है ना, ये आने वाले हो गए सारे। शिक्षक कक्षा में समय पर आते हैं। मेहमान शाम को हमारे घर आएंगे। अब जाना वाला, वह रोज सुबह टहलने जाता है। मैं कल बाजार गया था। बच्चे खेल कर घर जाते हैं। वह छुट्टियों में गांव जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने वाक्य जो है वो क्रिएट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है डायरी। हंसे, मुस्कुराए, गाएं। आप अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, मतलब दिन भर आपने कौन कौन से कार्य किए उस पर आपको ध्यान देना है और अपनी डायरी में लिखना है आपको कि दिन भर में आप कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए, कब कब गाए, कब कब रूठे और कब कब मचले। इसका आंसर सबके लिए अलग अलग होगा। चलिए एक सैंपल देख लेते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है।
जैसे डेट लिख देंगे, सोमवार दिन लिख देंगे, आज के दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, सुबह दोस्तों के साथ खेलते समय मैं खूब हंसी या हंसा, स्कूल में शिक्षक की बातें सुनकर मुस्कुराई और एक गीत भी गाई, दोपहर में छोटी सी बात पर मैं थोड़ी देर के लिए रूठ गई लेकिन फिर मान गई, शाम को परिवार के साथ समय बिताते हुए मैं खुश रही और दिन का अंत मुस्कुराते हुए किया। आप इसको और भी बड़ा करके लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पाठ से आगे आपकी बात। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता पिता, अध्यापक, परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमें हमेशा विश करते रहते हैं, हमें अच्छा बोलते हैं, कभी कभी हमें आशीर्वाद भी देते हैं ना, तो उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आप भी अपने से छोटों के प्रति किसी न किसी प्रकार से शुभेच्छा प्रकट करते हैं। शुभेच्छा मतलब शुभ इच्छा, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उन्हें भी आपको लिखना है। देखते हैं आंसर। तो देखो, मुझे अपने माता पिता, अध्यापक और परिजनों से अच्छे संस्कार, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिलता है। वे मुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, साथ ही वे मुझे स्वस्थ, खुश और सफल बनने की शुभकामनाएं देते हैं। फिर आप अपने छोटों के लिए जो शुभेच्छा रखते हैं वो बताइए। तो मैं अपने से छोटे बच्चों को हमेशा अच्छे से पढ़ने, अनुशासन में रहने और बड़ों का सम्मान करने की सलाह देता हूँ। सम्मान, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और सफल जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उन्हें हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखने के लिए प्रेरित करता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं सपनों की बातें। आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, उन्हें एक पर्ची पर लिखिए। आप जो भी पाना चाहते हैं लाइफ में उसे एक स्लिप पर लिखना है, वहां अपना नाम लिखना आवश्यक नहीं है। अपने अध्यापक द्वारा लाए गए डिब्बे में अपनी पर्ची को डाल देना है। सारे बच्चे अपनी अपनी जो स्लिप है उसमें डाल देंगे। एक एक करके इन पर्चियों पर लिखे सपनों को पढ़कर सुनाना भी है। सभी विद्यार्थी अपने अपने सुझाव दे कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कैसी कोशिशें करनी है, कैसी प्लानिंग करनी है। योजना यानी प्लानिंग, किस तरीके की प्लानिंग करनी है, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है, लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अपने सपनों को पाने के लिए। इसका आंसर देखते हैं कि मैं भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं ज्ञान, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने सपनों को मेहनत और लगन से पूरा करूं और समाज के लिए उपयोगी बनूं। इसके आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि इन सपनों को पूरा करने के लिए नियमित मेहनत, मतलब कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करनी होगी, सही प्लानिंग, धैर्य यानी पेशेंस रखना होगा, समय का सही उपयोग करना और हमेशा अभ्यास करना जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। शिक्षक और माता पिता से मार्गदर्शन लेना चाहिए ताकि वो बताएं कि क्या गलत है, क्या सही है। लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय से उन्हें पार किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे सपने। आपके माता पिता या जो अभिभावक हैं आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानते समझते हैं। वे उन्हें पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अपने माता पिता या जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा देखे गए सपने और इच्छाओं के बारे में पूछिए कि वे क्या क्या करना चाहते थे या चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की भी तो कुछ इच्छाएं होती होंगी ना, तो उनसे आपको पूछना है। और यहाँ जो टेबल दिया गया है, तालिका दी गई है, उनके सपनों को लिखना है। और आप अगर ज्यादा मेंबर है तो ये टेबल को और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी माता का क्या सपना है, पिता का, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, इन सबके सपने आप लिखने हैं। तो ये आप खुद ही कर सकते हैं ना। इसको मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पर अगर देख लेती हूँ नोट्स में दिया होगा तो इस तरीके से, जैसे माता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें सफल बनाना है ना, तो उनके क्या सपने हैं वो आप पूछ सकते हैं। नाउ सबके सपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत से लोग सहयोग देते हैं। जैसे शाक विक्रेता जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, स्वच्छता कर्मी जो साफ सफाई का काम करते हैं, रिक्शा चलाने वाले, सुरक्षा कर्मी, ये सभी लोग तो हमें सहयोग करते हैं। इनमें से किसी एक से साक्षात्कार कीजिए, मतलब उनका एक इंटरव्यू लीजिए और उनके सपने के विषय में जानिए। इंटरव्यू के समय आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे वो लिखने हैं और उनकी एक सूची भी बनानी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि जैसे
बहुत से लोग मदद करते हैं, उनमें से आप मान लो कि उनके सपनों को जानने के लिए साक्षात्कार किया जा सकता है। तो कौन से प्रश्न आप पूछेंगे? आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? आपके सबसे बड़े सपने क्या हैं? आपने अब तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? आपको अपने काम में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? आपके सपनों को पूरा करने में कौन कौन आपकी मदद करता है? आप अपने बच्चों के लिए क्या सपना देखते हैं? आप भविष्य में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन जो आपको लगते हैं सही है वो आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है झरोखे से। आपने पढ़ा कि एक आशीर्वाद कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है कि सपने बड़े होने चाहिए। अब आप पढ़िए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक प्रेरक उद्बोधन, जिसमें वे न केवल सपने देखने की बात करते हैं बल्कि सपनों को पूरा करने की योजना और प्रक्रिया के विषय में भी बताते हैं। चलिए रीड करते हैं। सपनों की उड़ान, ये किस तरह है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। जब सो गए तो हम सपना देखते हैं, अरे मैं पहाड़ पे घूम रहा था, अरे मैं गिर गया। सपने में तो कुछ भी होता है, सपने वो नहीं होते हैं। इनके हिसाब से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अपने सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप जिद कर लो, जैसे मैंने सोचा कि नहीं मुझे इस साल यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर्स 2 लाख तक करने हैं, है ना, जैसे 1.5 लाख के आसपास हो गए हैं, 2 लाख करने हैं, तो अब मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि 1 लाख हो गए हैं, 1.5 लाख हो गए, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे ही आपको भी, जैसे कि आप अभी ये 8th क्लास में हो, तो 7th क्लास में क्या रिजल्ट रहा कोई मैटर नहीं करता। अब 8th में मान लो किसी के 80% थे, 7th में अब मैंने डिसाइड किया 90% मुझे लाने हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया सपना। अब सपना ये नहीं सो गए और सपने में देख रहे हैं अरे मेरे 90% आ गए, पापा मुझे ये गिफ्ट दे रहे हैं, मम्मी मुझे वहां घुमा रही है, पेरेंट्स मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। नहीं, 90% लाने के लिए जो नींद खराब होगी, आपको देर तक सोना नहीं है, सुबह टाइम से उठना है, पढ़ाई करनी है, खेल थोड़ा सा कम करना है, खेलना भी जरूरी है बट पढ़ाई भी जरूरी है। जो आपको स्कूल में रोज हो रहा है उसको घर आके रिवाइज करना है। बहुत सारी, ये क्या है रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, ये प्लानिंग है। तो प्लानिंग करनी होगी, मेहनत करनी होगी। इसके लिए क्या होगा, आपको नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। आप सोए रहोगे तो लगेगा अरे यार आज का मेरा टास्क छूट गया। तो सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। संभावनाएं मतलब कि जितनी ऑप्शंस हैं आपके पास, जितनी कोशिशें आप कर सकते हो, पहले ऐसा कभी भी नहीं था। अब देखो, एक चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, डजंट मैटर। आप बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको सारी हेल्प्स मिल रही हैं। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर यूट्यूब देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो फालतू की, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर इसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो सपने अगर पूरे करने हैं तो आपको फिर उसको जागते हुए देखना होगा, सोकर नहीं। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता है। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता की तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावना का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी सारी चीजें विकसित हो रही हैं, इतनी फास्टली सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वे उतना का उतना ही है। आज के युवा इसी दुविधा में है। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वह सबका फायदा उठा सके, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। कि मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, चीजें भी बहुत सारी हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद को एक संकरा मतलब कि थोड़ा सा छोटा संकुचित एक दायरा, लिमिट लगानी पड़ रही है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वे सारे अनुभव मिल सके जिसकी उसे चाह हो, जिसकी उन्होंने चाह की हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उन्हें हम बड़ा करें,
उन्हें हम बढ़ा सकें, कि जो समय है उसको हम अच्छे से यूज कर सकें। दूसरा ये है कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा दें। अपनी लिमिट्स को पुश करना, कि अगर मैं आज एक चैप्टर कर सकती हूँ तो अपने लेवल पे आप बात करो। आज ही आप साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे या आज ही आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे, आज से आप उस सपने को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हो कि एक चैप्टर आज मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी लिमिट्स बढ़ा देती हूँ कि मेरे पास आज का ही समय है ना, तो मैं 2 चैप्टर्स आज कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकता है। यही हमारे देश के, हमारी लाइफ के डेवलपमेंट में काम आ सकता है। ओके, सो हो गया हमारा चैप्टर साझी समझ। आपने एक आशीर्वाद कविता पढ़ी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपयुक्त उद्बोधन भी पढ़ा। अब आप इन दोनों पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। सब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या डिस्कशन है। कला, विज्ञान, राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने की संघर्ष यात्रा के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई, क्या क्या संघर्ष किए। पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है, डिटेल्स निकालनी है। कोई भी आपका आइडल हो सकता है ना, जैसे आप अब्दुल कलाम जी के बारे में ही पढ़ सकते हो नेट से सर्च करके, तो आपको खुद से करना है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। बाय, टेक केयर।